उत्तराखंड बुलेटिन में स्वागत है आप सभी का। उधम सिंह नगर के पुल भट्टा इलाके में सड़क हादसा हो गया है। इसमें 2 लोगों की मौत हो गई है, एक गंभीर रूप से घायल है। इसका हायर सेंटर में इलाज चल रहा है। बीती रात 1 बजे एक थार रुद्रपुर की तरफ से सितारगंज जा रही थी। इसी दौरान बरी चौकी के पास कार बेकाबू होकर गन्ने के खेत में पलट गई। थार के पलटने से उसमें सवार सितारगंज के रहने वाले सैफ, जुगलप्रीत और सोहेल घायल हो गए हैं। घटना की जानकारी मिलने के बाद पुलिस ने घायलों को सीएचसी की इच्छा भर्ती करवा दिया है, जहां डॉक्टरों की टीम ने सैफ और जुगलप्रीत को मृत घोषित कर दिया, जबकि सोहेल का प्राथमिक इलाज करने के बाद हायर सेंटर रेफर किया गया, जहां पर उसका इलाज जारी है। सितारगंज से पुलभट्टा की ओर एक थार आ रही थी और जो कि अनियंत्रित होकर गन्ने के खेत में पलट गई, जिसमें संभवतः 2 लोगों की डेथ हुई है और 3 लोग सवार थे, एक की सर्जरी चल रही है। और प्रथम दृष्टया जो पुलिस को ज्ञात हुआ है वहाँ मौके को देख करके, और जिस तरह से गाड़ी डैमेज थी कि ओवर स्पीड रही होगी गाड़ी। देहरादून से खबर, जहां डोईवाला के लाल तपड़ के पास चलती एक रोडवेज बस में आग लग गई। इसके बाद बस में सवार यात्रियों ने कूदकर अपनी जान बचाई और सूचना पर पहुंची फायर ब्रिगेड ने बस में लगी आग पर काबू पाया। हालांकि आग में जलकर बस पूरी तरीके से राख हो गई है। बताया जा रहा है हरिद्वार से देहरादून आ रही थी यात्रियों से भरी रोडवेज बस। देख सकते हैं आप किस तरह से ये बस जलकर खाक हो गई है। हरिद्वार से देहरादून आ रही थी रोडवेज बस। आज उत्तराखंड परिवहन निगम की बेड़े में 112 नई बसें शामिल हुई हैं। सीएम पुष्कर सिंह धामी ने नई बसों को फ्लैग ऑफ करने के साथ ही रोडवेज की बस में सवारी भी की। इस दौरान सीएम ने कहा, कांग्रेस पर निशाना साधा कि कांग्रेस की सरकार में घोटाले के लिए बसों की खरीदी होती थी और परिवहन विभाग को बर्बाद किया गया। हमारी सरकार ने रोडवेज डिपार्टमेंट को घाटे से उबारा और प्रदेश के लोगों को बेहतर कनेक्टिविटी दी। इससे हमारी परिवहन सेवाएं आम जन के लिए बहुत सुविधाजनक बनेंगी और हमारे यहाँ का जिस प्रकार की भौगोलिक परिस्थितियां हैं, अत्यंत कठिन परिस्थितियां हैं और अधिकांश स्थान ऐसे हैं जहाँ पर सभी गतिविधियां और आवागमन का साधन केवल परिवहन निगम ही होता है। इसलिए इसको अच्छा बनाना और इसके साथ साथ पूरे देश भर के पर्यटक यहाँ आते हैं, तीर्थयात्री आते हैं, श्रद्धालु आते हैं, 4 धाम यात्री आते हैं, अन्य धार्मिक स्थानों के लिए दर्शन करने वाले लोग आते हैं, उन सभी को भी सुविधा मिले और यहाँ के रहने वाले निवासियों को भी सुविधा मिले। पहले के समय में इस ओर ध्यान नहीं दिया गया, जिसके कारण से निगम अत्यधिक घाटे में चला गया। निगम काफ़ी ऐसी स्थिति में आ गया कि जहाँ से संभलना मुश्किल होता है। हमने उसको संभालने के लिए प्रयास किए हैं सरकार की तरफ से भी और अन्य व्यवस्थाओं को भी सुधारा है, जिससे निगम धीरे धीरे अपनी आय भी बढ़ा रहा है और सुविधा भी। पिछले कई दिनों से प्रदेश की 22 मंडियों के कई व्यापारियों को मंडी परिषद की तरफ से नोटिस दिए गए। ये सारे नोटिस अतिक्रमण से जुड़े हैं। इन नोटिसों से व्यापारी परेशान हैं। हल्द्वानी के व्यापारियों ने तो बाकायदा गुरुवार को इन नोटिसों के खिलाफ विरोध प्रदर्शन किया है, जिसकी खबर मिलते ही मंडी परिषद अध्यक्ष और प्रशासनिक टीमें मौके पर पहुंची हैं। इसके बाद जो स्थिति है वो क्लियर हुई है। व्यापारियों ने 12 बिंदुओं की एक मांग मंडी परिषद अध्यक्ष अनिल कपूर डब्बू को दी है। इस पर कार्रवाई का आश्वासन मिलने के बाद व्यापारियों का धरना खत्म हो गया है। और विधि का विधान ये है कि जो भी हमारे सचिव हैं, लोग बैठेंगे, हम काम करेंगे। लेकिन अगर कोई मुझसे कहे कि आप अवैधानिक काम कर लो, तो भाई मैं उस अवैधानिक काम करने के लिए मुझे शासन नहीं बैठाया। मैं विधि के साथ काम करूंगा, दबाव में काम नहीं करूंगा, अच्छे काम करूंगा। मंडी देश की सबसे मंडी बने, दिशा में प्रयास कर रहा हूं। मैं तो कह रहा हूं कि किसी को हटाया भी नहीं, आज तक कोई कागज भी नहीं दिया। ये किस बात का हो रहा है, ये मेरी समझ में नहीं आई। बागेश्वर में गुलदार का आतंक है और गाड़गांव के पास गुलदार बाइक पर झपट पड़ा। इससे बाइक फिसल गई और 2 बाइक सवार घायल हो गए। बल्कि वहीं बाइक फिसलने के बाद गुलदार जंगल की तरफ भाग भी गया है। स्थानीय लोगों ने वन विभाग से इलाके में गश्त बढ़ाने के साथ गुलदार को जल्द पकड़ने की मांग की है।
से नहीं आया होगा वो आप पैरों में रखना सकते हैं। कॉमन अपने किसी को नुकसान हुआ ये बताओ। ऋषिकेश से खबर है, जहां पर श्यामपुर के आबादी वाले इलाके में देर रात भालू दिखने से लोगों में दहशत का माहौल है। इलाके में भालू के टहलते हुए वीडियो भी सामने आए हैं और वीडियो में साफ देखा जा सकता है इसमें एक भालू की 4 दीवारी फांद कर घर में घुसने की तस्वीरें सामने आई हैं। कैसे वो गलियों में घूम रहा है बेखौफ। शहरी क्षेत्र में भालू के आ जाने से लोगों में डर का माहौल है। लोगों ने वन विभाग से भालू को भगाने और इलाके में गश्त बढ़ाने की मांग की है। हरिद्वार में 4 युवकों ने एक युवक को पीट दिया और पीट कर अधमरा कर दिया। घटना कनखल थाना इलाके की भैरी मंदिर कॉलोनी की है। युवकों की बर्बरता का एक वीडियो सामने आया है। इसमें 4 युवक सड़क पर पड़े एक युवक पर लात घूंसे बरसा रहे हैं। इतना ही नहीं, युवकों ने उस पर पत्थर भी मारे। हालांकि थोड़ी देर बाद युवक वहां से फरार हो गए। युवकों की पिटाई से सड़क पर पड़ा युवक बेहोश हो गया, बिना किसी हरकत के पिटता रहा। वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल होने के बाद पुलिस हरकत में आई है, हमलावरों की तलाश कर रही है। झगड़ा और मारपीट किस वजह से हुआ ये अभी क्लियर नहीं हो पाया है। देहरादून में नववर्ष के अवसर पर मुख्यमंत्री आवास में सीएम पुष्कर सिंह धामी से मंत्रीगणों, विधायकों, जनप्रतिनिधियों, शासन प्रशासन और पुलिस विभाग के सीनियर अफसरों ने शिष्टाचार भेंट कर शुभकामनाएं दी। आईटीबीपी सहित केंद्र सरकार के विभिन्न विभागों के उच्चाधिकारियों ने भी मुख्यमंत्री से मुलाकात की है। इस मौके पर मुख्यमंत्री ने सभी का आभार व्यक्त करते हुए कहा कि नया वर्ष नई ऊर्जा और नए संकल्पों का प्रतीक है। सीएम ने कहा है कि साल 2026 उत्तराखंड के विकास के लिए अहम होगा। मुख्यमंत्री ने साफ किया है कि सुशासन, जन कल्याण, रोजगार, महिला सशक्तिकरण और देवभूमि के धार्मिक स्वरूप की रक्षा सरकार की प्राथमिकता रहेगी। धामी ने प्रदेशवासियों के सुख, समृद्धि और खुशहाली की कामना की। नए साल के पहले दिन मुख्यमंत्री आवास में बधाई देने वालों का तांता लगा रहा। इस मौके पर मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने एक बार फिर अपना संकल्प दोहराया है। सीएम ने साफ कहा है कि देवभूमि के देवत्व और डेमोग्राफिक संतुलन को बनाए रखने के लिए वेरिफिकेशन ड्राइव और अतिक्रमण हटाओ अभियान को 2026 में और तेज किया जाएगा। देखिए रिपोर्ट। उत्तराखंड में बीते साल में सबसे ज्यादा चर्चाओं में रहा डेमोग्राफी चेंज को लेकर सरकार का सख्त रुख। सरकार ने इसको लेकर 2 स्तर पर कार्रवाई की। पहला, अवैध अतिक्रमण के खिलाफ सख्त अभियान। दूसरा, राज्यव्यापी गहन सत्यापन अभियान। वेरिफिकेशन ड्राइव के दौरान सैकड़ों ऐसे लोग चिन्हित किए गए जो फर्जी दस्तावेजों के सहारे सरकारी योजनाओं का फायदा ले रहे थे। यही नहीं, अवैध रूप से रह रहे 19 बांग्लादेशी नागरिक भी इस दौरान पकड़े गए। वहीं अतिक्रमण हटाओ अभियान के तहत 10,000 एकड़ से ज्यादा जमीन अतिक्रमण मुक्त कराई गई, जिसमें 500 से ज्यादा अवैध मजारें भी शामिल थी। मुख्यमंत्री का कहना है कि 2026 में इन अभियानों की रफ्तार और बढ़ाई जाएगी। डेमोग्राफी और यहाँ की जो हमारी संस्कृति है वो बची रहनी चाहिए। हमारे सांस्कृतिक मूल्य किसी भी कीमत पर खराब नहीं होने चाहिए। डेमोग्राफी पहले के समय में काफ़ी उसका नुकसान हुआ है। डेमोग्राफी को लेकर हमारा संकल्प है कि नए वर्ष में हम इस डेमोग्राफी के संरक्षण के लिए, डेमोग्राफी को खराब न होने देने के लिए और जो खराब हो गई है उसको ठीक करने के लिए सत्यापन अभियान और तेजी से चलाएंगे। अतिक्रमण अभियान जो हुआ है, अतिक्रमण विरोधी अभियान, उसको भी और तेजी से चलाएंगे। नए साल के साथ मुख्यमंत्री ने 2026 के लिए सरकार का विजन भी साफ किया है। सीएम ने कहा कि जिन योजनाओं की शुरुआत हो चुकी है उन्हें तय समय में पूरा करना सरकार की प्राथमिकता है। साथ ही जिन प्रोजेक्ट का शिलान्यास किया गया है उनको पूरा करना सरकार का संकल्प है। पिछले वर्षों में जो हमने काम किए हैं, अनेक योजनाओं को आगे बढ़ाया है, अनेक योजनाएं प्रारंभ की हैं, वो सभी योजनाएं आम जन के लिए, राज्य के विकास के लिए हैं, राज्य को उन्नति पर पहुंचाने के लिए हैं, राज्य को शिखर पर पहुंचाने के लिए हैं। उन सभी को पूरा करना है, उन सभी को सिद्धि तक पहुंचाना है जो संकल्प लिए हैं। इसके साथ साथ जो काम हमने शुरू किए, जो योजनाएं प्रारंभ की, उन सभी योजनाओं को पूरा करना है। यानी जिनके शिलान्यास हो चुके हैं वो योजनाएं पूरी हों, ये हमारा संकल्प है। ये है नए साल पर मुख्यमंत्री धामी का साफ साफ रोड मैप। देवभूमि के दायित्व से कोई समझौता नहीं, नीतियों में निरंतरता,
योजनाओं में रफ्तार बनी रहेगी और अतिक्रमण हो या फिर योजनाओं में लापरवाही, इन पर कार्रवाई में सख्ती भी देखने को मिलती रहेगी। देहरादून से न्यूज 18 के लिए सुनील नप्रभात की रिपोर्ट। उत्तराखंड सरकार में कैबिनेट मंत्री रेखा आर्य के पति का एक वीडियो वायरल हो रहा है जो कि विवादित है। वीडियो में रेखा आर्य के पति कहते हुए सुनाई दे रहे हैं कि बिहार में 20 से 25 हज़ार में लड़कियां मिल जाती हैं और वो कुंवारों के लिए बिहार से लड़कियां लेकर आएंगे। गिरधारी लाल साहू ने कहा है कि अगर शादी नहीं हो रही है तो बिहार से लड़कियां लेकर आओ। बताया जा रहा है कि ये वीडियो अल्मोड़ा के सोमेश्वर का है, जहां सोमेश्वर के कुंवाली के कार्यक्रम में रेखा आर्य के पति गिरधारी लाल साहू का बयान वायरल हो रहा है। हालांकि न्यूज 18 इसकी पुष्टि नहीं करता है। तुम कितनी उम्र के बेटा हैं? तो नौजवान ही हो, शादी भी नहीं हुई तुम्हारी। हाँ तो जो नौजवान है, ऐसे 5 लोग इकट्ठे करके तो बेटा शादी बुढ़ापे में करोगे। हम लोग 3-4 बच्चे हो जाते हैं। लड़की हम तुम्हें करवा दे, बिहार से ले आएंगे। बिहार में 20-25 हजार रुपए मिल जाती है। हाँ चलिए तुम मेरे साथ, हम तुम्हारी शादी कराएंगे। घोषणा कर रहे हैं इनकी। अंकिता भंडारी मर्डर केस की सीबीआई जांच को लेकर कांग्रेस ने हरिद्वार में कैंडल मार्च निकाला। सीनियर कांग्रेस नेता हरक सिंह रावत भी इस कैंडल मार्च में शामिल हुए। साल के पहले दिन हरिद्वार के ललतारो पुल से हर की पैड़ी तक सैकड़ों कांग्रेस नेता और कार्यकर्ताओं ने हाथ में मोमबत्ती लेकर अंकिता भंडारी हत्याकांड में चर्चित वीआईपी प्रकरण की सीबीआई जांच की मांग की और जमकर नारेबाजी की। कांग्रेस नेता हरक सिंह रावत ने मांग को दोहराते हुए कहा कि पूरे मामले की जज की निगरानी में सीबीआई जांच होनी चाहिए और हत्याकांड में शामिल वीआईपी प्रकरण से पर्दा उठना चाहिए। और जो भी दोषी है उनको सजा मिलनी चाहिए। पूरा आज केवल अंकिता केवल उत्तराखंड की बेटी नहीं, पूरे देश की बेटी है। जिसने निर्भया हत्याकांड में पूरे देश के लोगों ने निर्भया हत्याकांड में पार्लियामेंट में कानून बनाया, निर्भया को न्याय मिला। उसी तरह आज अंकिता को न्याय दिलाने के लिए कांग्रेस के एक-एक कार्यकर्ता सड़कों पर है। अंकिता भंडारी हत्याकांड की सीबीआई जांच मामले में अब सोशल एक्टिविस्ट योगिता भयाना की भी एंट्री हो गई है। उन्नाव रेप केस की पीड़िता को न्याय दिलाने के लिए आवाज उठाने वाली योगिता भयाना गुरुवार को देहरादून में मौजूद थी, जहां उन्होंने अभिनेत्री उर्मिला सनावर के ऑडियो क्लिप के आधार पर सरकार से सीबीआई जांच की मांग की। उन्होंने वनंतरा रिजॉर्ट पर बुलडोजर चलाने का आदेश देने वाली विधायक और ऑडियो क्लिप में बताए जा रहे वीआईपी की तत्काल प्रभाव से गिरफ्तारी की मांग की है। बुलडोजर चलाने से सबूत मिटते हैं और वो जो महिला सबूत मिटाने में उस समय खड़ी थी वहां पर, रेनू बिष्ट, मुझे लगता है कि हमने बहुत ही उनको पोलाइटली हैंडल किया है। हम सबने सिर्फ उनका नाम उजागर किया, पर सबूत मिटाने के जुर्म में वो इस औरत को ना कि इस्तीफा होना चाहिए या यहां से निकाल देना चाहिए पार्टी से, मुझे लगता है उनकी गिरफ्तारी होनी चाहिए। वो आज तक सीबीआई जांच नहीं हुई, पर अब ये हाई टाइम है, जबकि हमको सामने से नाम मालूम है उस शख्स का, तो क्यों नहीं सीबीआई जांच हो रही है। पिथौरागढ़ में चाइना बॉर्डर को जोड़ने वाली रोड डबल लेन में तब्दील होनी है। ऐसे में रोड के किनारे बने सैकड़ों मकान टूटने हैं, लेकिन बीआरओ ने इन मकानों को तोड़ने के लिए सिर्फ हफ्ते भर का वक्त दिया है। इसके चलते हजारों प्रभावित काफी परेशान हैं। दिखाते हैं आपको रिपोर्ट। बॉर्डर में कनेक्टिविटी सुधारने के लिए बुआकोट से तवाघाट तक के हाईवे को डबल लेन किया जाना है। करीब 35 किलोमीटर के हाईवे किनारे 480 मकान और दुकानें मौजूद हैं। हाईवे के दोनों ओर मौजूद इन मकानों का मुआवजा भी कई प्रभावितों को मिल गया है। ऐसे में घरों को तोड़ने के लिए बीआरओ ने हफ्ते भर का समय प्रभावितों को दिया है, जिससे प्रभावित खासे नाराज हैं। प्रभावितों की माने तो इतने कम समय में कहीं और ठिकाना खोजना बहुत कठिन काम है। रोड कटिंग हो रही है, उसमें अभी अल्टीमेटम दे रखे है कि कम से कम 6 दिन में घर खाली कर दो करके कह रहे हैं लोग। तो अभी 6 दिन के अंदर अंदर ये लोग कहाँ जाएंगे? ये इनका तो ये सारा घर है, वो दुकान नहीं है, घरों में वहीं पर रहते हैं और 6 दिन के अंदर कहाँ जाएंगे? मुआवजा जिनको मिल गया है तो उनको कम से कम समय दिया जाना चाहिए था, नोटिस के माध्यम से, कि उस समय के अंतराल में उस दुकान की दरों को खाली कराया जाता या मकानों को खाली कराया जाता। तो उस दायरे में हमारी तरफ से कोई ऑब्जेक्शन नहीं है, लेकिन बिना नोटिस दिए गए। हाईवे को चौड़ा करने की कवायद साल 2022 से शुरू हुई थी, लेकिन मुआवजे की कछुआ चाल इसकी राह में रोड़ा बनी रही।
प्रभावितों के लिए 100 करोड़ की धनराशि जारी हुई, लेकिन मुआवजे की चाल इतनी धीमी रही कि शुरुआती 2 सालों में सिर्फ 5 लाख का ही मुआवजा जारी हो पाया। बीते 1 साल में प्रशासन ने जैसे तैसे 66 करोड़ का मुआवजा बांटा, लेकिन अभी भी 44 करोड़ प्रभावितों के खाते में जाने बाकी हैं। यही नहीं, अभी भी सैकड़ों ऐसे प्रभावित मौजूद हैं जिन्हें मुआवजा तो नहीं मिला, लेकिन घर खाली करने का नोटिस जरूर जारी हो गया है। नियमानुसार कार्रवाई के लिए पूर्व से ही निर्देशित कर दिया गया था। मुआवजा वितरण की कार्रवाई भी इसमें की जा चुकी है और संबंधित जो अधिकारीगण हैं उन्हें कहा गया है कि इसमें कार्य को स्पीड अप करें। अगर कोई ऐसा इंडिविजुअल केस अगर ऐसा कोई रह जाता है तो उसके संबंध में भी संबंधित अधिकारियों को निर्देशित कर दिया जाएगा और सभी को साथ लेते हुए हमें, क्योंकि तत्काल कार्य भी पूरा करवाना है, तो उस दिशा में हम लोग कार्य करेंगे। ये हाईवे राष्ट्रीय सुरक्षा और पर्यटन के लिहाज से खासा मायने रखता है। ऐसे में इसका डबल लेन में तब्दील होना तो जरूरी है ही, लेकिन इससे पहले प्रभावितों को इतना समय जरूर दिया जाना चाहिए कि वो अपना नया आशियाना तलाश सकें। न्यूज 18 के लिए पिथौरागढ़ से विजयवर्धन उप्रेती की रिपोर्ट। चमोली के ऊंचाई वाले इलाकों में दोपहर के बाद हल्की बर्फबारी हुई। यहां नीति घाटी और मल्लारी घाटी में कुछ देर बर्फ गिरी और टिम्मर सैंड महादेव इलाके में बर्फबारी हुई। ऊंचाई वाले इलाकों में बर्फ गिरने से निचले इलाकों में ठंड बढ़ गई। हालांकि बारिश नहीं होने से हालात थोड़े से मुश्किल हैं, लेकिन माना जा रहा है कि आने वाले दिनों में अच्छी बारिश और बर्फबारी हो सकती है। नई साल की शुरुआत उत्तराखंड में आस्था और के रंग में रंगी हुई नजर आई। नैनीताल से लेकर हरिद्वार, कोटद्वार, अल्मोड़ा और चमोली तक मंदिरों में श्रद्धालुओं का सैलाब उमड़ा। लोग साल की पहली सुबह भगवान के दर्शन कर सुख समृद्धि की कामना करते नजर आए। देखिए। नैनीताल में साल के पहले दिन मंदिरों में आस्था का सैलाब उमड़ा। नैना देवी मंदिर हो या कैची धाम का बाबा नीम करोरी आश्रम, भक्तों का रैला उमड़ाया। श्रद्धालुओं ने नए साल की शुरुआत भगवान के दर्शन से की और पूरे साल खुशहाली की कामना की। हालांकि कैची धाम में भारी भीड़ के चलते पुलिस को भीड़ नियंत्रण में दिक्कतों का सामना करना पड़ा। भवाली से शटल सेवा के जरिए श्रद्धालुओं को भेजा गया और वाहनों को बाहरी पार्क कराया गया। भीड़ के बावजूद हजारों भक्तों ने बाबा नीम करोरी के दर्शन किए। सबसे पहले तो आप सभी लोगों को और पूरे प्रदेशवासियों को और जो भी श्रद्धालु हैं सबको हमारी तरफ से नववर्ष की बहुत बहुत शुभकामनाएं। कोटद्वार के प्रसिद्ध सिद्धबली मंदिर में भी श्रद्धालुओं की भारी भीड़ उमड़ी। सुबह से ही भगवान हनुमान जी के दर्शन के लिए भक्तों का तांता लगा रहा। आम लोगों से लेकर नेताओं तक ने मंदिर पहुंचकर परिवार की सुख समृद्धि की कामना की। मंदिर परिसर में विशेष पूजा अर्चना और हवन का आयोजन किया गया। तमाम प्रदेशवासियों के लिए, देशवासियों के लिए सुख और समृद्धि लेकर आए। तमाम लोगों की मनोकामनाएं पूर्ण होने वाला वर्ष सिद्ध हो। आज मैं भी जो है सिद्धबली बाबा के दर्शन करने के लिए आया। धर्मनगरी हरिद्वार में भी नए साल के पहले दिन खास रौनक रही। हर की पैड़ी समेत गंगा घाटों पर लोगों ने आस्था की डुबकी लगाई। प्रसिद्ध मंदिरों में भी भक्तों का तांता लगा रहा। हर की पैड़ी की प्रातःकालीन आरती में भी भारी भीड़ दिखाई दी। श्रद्धालुओं का कहना है कि साल की शुरुआत हरिद्वार में करने से आध्यात्मिक ऊर्जा मिलती है। तो ये हो रहे हैं कि हम वास्तव में भगवान के चरणों में बैठ गए हैं और यहाँ से जाने का मन ही नहीं कर रहा कि हम यहाँ से जाएं। हमारा ही नहीं, हम उम्मीद करते हैं कि हमारे देश का, और इसी तरीके से ये नया साल जो आज पवित्र स्थल पर आके हमने ये नया साल मनाया है बाबा के चरणों में, गंगा मैया में डुबकी लगा के, और सभी की उन्नत स्वास्थ्य, अच्छी दीर्घायु की काम। पूरा लास्ट ईयर हमारा पूरा भागदौड़ में रहा है। ये टाइम हमने ऋषिकेश हरिद्वार चुना है, थोड़ा स्पिरिचुअलिटी के साथ में, महादेव के साथ में। जय भोलेनाथ, नए साल की सबको शुभकामनाएं। यही तरीका हमेशा रहने वाला है, यही तरीका पहले भी था। थोड़ा बीच में हम ऐसे बोल सकते कि थोड़ा हम भटक गए थे, पर अभी वापस से यही निरंतर रहने वाला है। अल्मोड़ा के जागेश्वर धाम में भी भक्तों की भारी भीड़ रही। लोगों ने भगवान की पूजा अर्चना कर सुख और शांति का आशीर्वाद लिया। नव वर्ष के अवसर में जागेश्वर धाम में काफी अधिक मात्रा में श्रद्धालु दर्शन पूजा के लिए आए हुए हैं, जिसमें सवेरे 5 बजे से लाइन में लोग लगे हुए हैं। यह आपका पूरे हफ्ते भर इसी प्रकार से भीड़ का संभावना है।
चमोली में भी नए साल के पहले दिन मंदिरों में श्रद्धालुओं की भीड़ रही। भगवान बद्री विशाल के शीतकालीन गद्दील पड़ाव स्थल पर भी तीर्थ यात्री पहुंचे। लोगों का कहना है कि साल की शुरुआत भगवान के आशीर्वाद से करना शुभ होता है। आप जान सकते हैं कि अभी तक ओंकारेश्वर में लगभग 13,000 यात्रियों ने दर्शन किए और उसी प्रकार से काशी विश्वनाथ गुप्त काशी में लगभग 1500 से 1800 के बीच में यात्रियों ने दर्शन किए और ध्यान बद्री में लगभग 50 यात्रियों ने दर्शन किए। उत्तराखंड में नए साल की शुरुआत आस्था और श्रद्धा के साथ हुई है। लोगों ने भगवान से पूरे साल खुशहाली और सुख समृद्धि की कामना की है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18। और अब आपको दिखाते हैं पहाड़ टॉप 10 न्यूज। कोटद्वार के तड़ियाल चौक पर 2 बाइक सवारों में जबरदस्त भिड़ंत हो गई है। इसमें एक व्यक्ति की मौत हो गई है, दूसरा गंभीर रूप से घायल है। घायल को हायर सेंटर रेफर कर दिया गया है। अल्मोड़ा में पुलिस ने बंद घर से चोरी करने वाले चोर को गिरफ्तार किया। आरोपी सोना और नकदी लेकर बिहार चले गए थे। पुलिस ने बिहार से आरोपी की गिरफ्तारी की है। कोटद्वार में नए साल के जश्न के दौरान कई जगहों पर पुलिस ने कार्रवाई की। शराब के नशे में वाहन चला रहे 6 चालकों को गिरफ्तार किया और उनके वाहन सीज किए गए। रुड़की की पिरान कलियर पुलिस ने गुमशुदा और चोरी हुए 82 मोबाइल फोन बरामद करके लोगों को वापस लौटाए हैं। पिथौरागढ़ में डीएम आशीष भटगाई की मौजूदगी में सड़क सुरक्षा समिति की मीटिंग हुई है। इसमें विभागों को जरूरी दिशा निर्देश दिए गए। उत्तरकाशी के बड़कोट में अंकित भंडारी हत्याकांड की सीबीआई जांच की मांग को लेकर कैंडल मार्च निकाला गया। पिथौरागढ़ के गरखा में जन जन की सरकार जन जन के द्वार प्रोग्राम में लोगों की समस्याओं का मौके पर ही निस्तारण किया गया है। रुद्रप्रयाग में मुख्य विकास अधिकारी की अध्यक्षता में सिंचाई को लेकर वर्कशॉप का आयोजन किया गया है। बागेश्वर के 35 प्रमुख बाजारों में कूड़ा उठाने के लिए खरीदी गई 4 गाड़ियों को हरी झंडी दिखाकर रवाना किया गया। अल्मोड़ा के धौल छीना के पास विमलकोट मंदिर में मेले का आयोजन हुआ है, जहां लोकगीतों में श्रद्धालु काफी थिरके हैं। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी के निर्देशों पर प्रदेश भर में चल रहे जन जन की सरकार जन जन के द्वारा अभियान को आज 15 दिन पूरे हो गए। अब तक इस अभियान में 1 लाख से ज्यादा लोग हिस्सा ले चुके हैं। सीएम धामी ने कहा, इस अभियान का उद्देश्य जन कल्याणकारी योजनाओं को अंतिम व्यक्ति तक पहुंचाना और शिकायतों का मौके पर निस्तारण करना है। प्रशासनिक विभाग सीधे गांव शहरों में पहुंचकर लोगों की समस्याएं सुन रहे हैं और त्वरित समाधान कर रहे हैं। हर जिले में जिलाधिकारी अभियान की मॉनिटरिंग कर रहे हैं। जन के द्वार ये कार्यक्रम जनता की सुविधा के लिए, आम जन की जो परेशानियां हैं उनको कम करने के लिए, उनकी चुनौतियों पर सरकार काम करे, उसके लिए ये कार्यक्रम चलाया गया है। उनको अपने घर के पास, अपने बहुत नज़दीक के स्थान पर सभी सुविधाएं प्राप्त हों, इसलिए सरकार के सारे प्रशासनिक विभाग आज धरातल पर उतारकर लोगों की सुविधा के लिए काम कर रहे हैं, उनकी सुनवाई कर रहे हैं, जो समस्याएं हैं उनका समाधान कर रहे हैं। जिलाधिकारी हैं स्वयं उसकी मॉनिटरिंग कर रहे हैं लगातार। हमारे सभी मंत्रीगण भी अपने अपने उनके अलग अलग जिले जिसके जो दायित्व में आए हैं उन जिलों में जाकर उनकी मॉनिटरिंग कर रहे हैं, यहाँ से भी कर रहे हैं। हमारे जनप्रतिनिधिगण भी भाग ले रहे हैं और मैं स्वयं भी उसकी मॉनिटरिंग कर रहा हूँ। और ये कार्यक्रम हमारा अनवरत रूप से चलेगा जब तक कि हर एक न्याय पंचायत तक हम नहीं पहुँच जाएंगे। उत्तराखंड में विजिलेंस की ट्रैप कार्रवाई पर अब गंभीर सवाल खड़े हो रहे हैं। रिश्वत लेते रंगे हाथ पकड़े गए आरोपी कोर्ट से राहत पा रहे हैं। वजह ट्रैप के दौरान बनाए गए सरकारी गवाहों का कोर्ट पे पलटना है। अब सवाल यह है कि जब गवाह ही साथ नहीं दे रहे हैं तो सिस्टम किसके भरोसे चलेगा। देखिए, साल 2025 में विजिलेंस के रिश्वतखोरी से जुड़े 2 अहम मामलों में आरोपी अदालत से बरी हो चुके हैं। इन मामलों में ट्रैप के वक्त मौजूद सरकारी आई विटनेस ट्रायल के दौरान अपने बयानों से पलट गए। गवाहों के बयान बदलते ही अभियोजन का पूरा केस कमजोर पड़ गया और कोर्ट में आरोप साबित नहीं हो सके। विजिलेंस विभाग इन अधिकारियों के खिलाफ विभागीय कार्रवाई के लिए शासन को पत्र अब लिख चुका है।
हमारे सामने कुछ बोले और कोर्ट के सामने कुछ बोले मुकर जाते हैं, तो फिर वो तो अगेन ऐसे सामाजिक दायित्व बनता है, जिसको भी अब विटनेस है वो अपना दायित्व नहीं निभाएगा तो फिर हमारी ये जो भ्रष्टाचार के खिलाफ जो मुहिम है वो उतना सफल अब नहीं पाएगी। दरअसल साल 2013 और 2018 में विजिलेंस ने 2 रिश्वतखोरों को रंगे हाथ पकड़ा था, लेकिन साल 2025 में जब इन मामलों का फाइनल डिसीजन आया तो आरोपी बरी हो गए। वजह गवाहों ने कोर्ट में अपने बयान बदल दिए। नियमों के मुताबिक ट्रैप कार्रवाई के लिए जिलाधिकारी 2 निष्पक्ष सरकारी कर्मचारियों को बतौर आई विटनेस नामित करते हैं। इनके सामने ही रिश्वत की रकम का लेन देन और बरामदगी होती है। यही गवाह कोर्ट में आरोपी को दोषी साबित करने की सबसे मजबूत कड़ी माने जाते हैं। लेकिन अब जब यही गवाह पलट रहे हैं तो ट्रैप प्रक्रिया की विश्वसनीयता पर भी सवाल उठ रहे हैं। इस तरह से पूरी कानूनी प्रक्रिया को ये लोग खराब कर देते हैं और जो दोषी लोग हैं, जो भ्रष्टाचार में लिप्त हैं, ये उन्हीं के साथ लिप्त होके अपने फायदे के लिए भी कई बार इस तरह के काम करते हैं, जो कि समाज के लिए बहुत ज्यादा हानिकारक है। और जिन लोगों को, अब इसमें मैं आपको बता दूं कि डीएम साहब के पास कोई भी जिला अधिकारी होते हैं, उनके पास जिला मजिस्ट्रेट होते हैं, उनके पास ये अधिकार होता है कि वो अपील में जाएं उस मुकदमे में जिसमें ये हॉस्टाइल हुए हैं, और उनके पास ये भी अधिकार होता है कि वो स्वतः उसमें संज्ञान लेकर जो इस तरह का हॉस्टाइल विटनेस है, जो सरकारी कर्मचारी जो पलट गया अपने बयानों से, उसके खिलाफ मुकदमा दाखिल कर सकते हैं। अब सवाल सिर्फ 2 मामलों का नहीं बल्कि पूरी विजिलेंस ट्रैप व्यवस्था का है। जब रिश्वत लेते पकड़े जाने के बाद भी आरोपी सिर्फ इसलिए छूट जाएं क्योंकि सरकारी गवाही कोर्ट में पलट जाएं, तो फिर ट्रैप किसके लिए और सिस्टम किसके भरोसे चल रहा है। सत्येंद्र बर्तवाल, न्यूज 18, देहरादून।